So very good morning to all of you. इसमें हम डिस्कस करेंगे आज इस लेक्चर में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। और इन आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में उनके जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है उनके कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम पाई एसिडिटी, ऑर्डर और सिग्मा डोनर एबिलिटी ये सब की बात करेंगे। और साथ साथ आपके कुछ क्वेश्चंस के टाइप देखेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। ठीक है, लगातार इन लोग जुड़ रहे हैं, लेट जुड़ रहे हैं। आप देखो, किसी को अलाउ नहीं करूंगा, ठीक है। चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑफ मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो आपकी कोई भी मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी जो इन्वेस्टिगेटिंग स्टडी है उसमें आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत रोल है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपके जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है डिफरेंट डिफरेंट मेटल कार्बोनिल की, उसके अकॉर्डिंग इनको इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इसको आपका इंटरप्रिटेट किया जाता है इनके स्पेक्ट्रम से कि किस टाइप से बॉन्डिंग इनके बीच हुआ होगा। ठीक है, कौन सा बॉन्ड ऑर्डर स्ट्रेन आपका बॉन्ड स्ट्रेन हाई है, ज्यादा है, दैट इज इनकी स्टडी में आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत बड़ा रोल है। देखिए, IR spectroscopy is extensively used to characterize metal carbonyls, since this carbon-oxygen stretching frequency gives very strong sharp bands in very uncrowded region. और uncrowded region का मतलब क्या है? That is, these bands are well separated from stretching frequency of any other ligand coordinated to metals. तो ये जो आपका कार्बोनिल लिगेंड होता है वो जब मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो इसकी जो आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के कारण जो आपका बैंड आता है, आईआर बैंड, वो आपका बहुत अच्छे तरीके से शार्प और सेपरेटेड रहता है। ज्यादा आपका क्राउडेड रीजन में, दैट इज आपका एकदम से भीड़ वाले इलाके में ना होकर के आपका एक अनक्राउडेड रीजन में अच्छे से सेपरेटेड। आप आसानी से ये बोल सकते हैं कि आसानी से इस स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को आप इंटरप्रिटेट कर सकते हैं कि ये जो है मेटल कार्बोनिल के कार्बोनिल लिगेंड का ये आपका फ्रीक्वेंसी या आईआर स्पेक्ट्रम है। देखिए, द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ बैंड्स डिपेंड्स ऑन स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड व्हिच इज मेजर्ड बाय फोर्स कांस्टेंट। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का फोर्स कांस्टेंट या फिर बॉन्ड के स्ट्रेंथ से क्या रिलेशन है? तो सिंपल सा बात है कि अगर हम बात करें, अगर कोई ये बॉन्ड है और अगर मैं इसको स्ट्रेच करूं, क्योंकि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्ट्रेचिंग, बेंडिंग इन्हीं सब की तो बात करते हैं, वाइब्रेशनल बैंड। ठीक है, तो वाइब्रेशनल मोशन, अब आप इसको अब स्ट्रेच करेंगे तो सिंपल सा बात है कि इसको स्ट्रेच करने के लिए अगर ये बॉन्ड अगर स्ट्रांग है तो आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा इसको स्ट्रेच करने के लिए। और अगर ये बॉन्ड कमजोर है तो आप इसको आसानी से स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है उसका तो इफेक्ट पड़ रहा है इसके वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे। तो फ्रीक्वेंसी दैट इज एनर्जी ही तो है, वो ज्यादा फ्रीक्वेंसी दें हाई एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी दें लो एनर्जी। और ये जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड है उसको कैसे आपका जो है जस्टिफाई करता है फोर्स कांस्टेंट कि कौन सा फोर्स बॉन्ड जो है आपका स्ट्रांग है, कौन सा बॉन्ड जो है वीक है। ठीक है, तो देखिए इसका रिलेशन क्या होता है। ये जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन होता है और ये वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सेंटीमीटर इनवर्स ये वेव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के अपॉन म्यू। इस रिलेशन को अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जब मैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहा था क्लास में तो उस आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसको मैं इस रिलेशन को दिखाया था, जो कि आपका जो वेव नंबर है उसका रिलेशन दिखा रहा था फोर्स कांस्टेंट एंड रिड्यूस मास का।
और इसी कॉन्सेप्ट्स को मैं डिस्कस किया था आपके आइसोटोप इफेक्ट पे, कि आइसोटोप इफेक्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, यही इक्वेशन तो था। अब इसका मतलब यही है कि अगर इस रिलेशन को मैं देखूं तो V बार is directly proportional to under root of K, that is under root of force constant, and inversely proportional to under root of mu, that is reduced mass। अरे क्लियर है? पहला क्वेश्चन इसी इक्वेशन से अराइज होता है। अगर उसको 2 नंबर का क्वेश्चन यहां से देना रहेगा तो वो ये क्वेश्चन बनाएगा कि बताओ जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो आपका फोर्स कांस्टेंट के साथ किस तरह से रिलेशन रखता है। आपको ऑप्शन दे सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, आपको ऑप्शन दे सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के, और आपका ऑप्शन दे सकता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के की पावर में हाफ, और आपको क्या ऑप्शन दे सकता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के की पावर में हाफ। तो के की पावर में हाफ दैट इज ये रूट ही तो है। तो 2 नंबर का क्वेश्चन तो यहीं से बनता है। जब उसको दया आ जाए एग्जामिनर को तो ये ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। क्लियर है? इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम पढ़ के तो गए रहते हैं लेकिन एन वक्त में कंफ्यूज हो जाते हैं कि के था कि रूट के था, बटे में आपका रूट के था या बटे में के था। तो इस तरह से आपके ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो अगर वो फोर्स कांस्टेंट पूछ सकता है तो क्या रिड्यूस मास नहीं पूछ सकता? बिल्कुल, वो रिड्यूस्ड मास भी पूछ सकता है। क्लियर है? तो इस अकॉर्डिंग से अगर मैं बोलूं तो म्यू बार इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ के एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ रिड्यूस मास। ध्यान देंगे, मेरे पेपर में ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है आपकी किसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन सा रिलेशन इसके लिए जस्टिफाई होता है। यहां पर के क्या है आपका फोर्स कांस्टेंट, म्यू जो है रिड्यूस मास, फॉर एटम मास m1 एंड m2। अगर m1 और m2 के लिए इस मास को अगर मैं लूं, 2 एटम जिनके मास m1 और m2 हैं, तो रिड्यूस मास आप जानते हो म्यू इज इक्वल टू m1 into m2 upon m1 plus m2। और c जो है आपका वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 into 10 to the power 10 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स, सेंटीमीटर पर सेकंड है या सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स बोल दो, ठीक है। तो ये तो बात थी इसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं हम आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। ये जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है म्यू, उसका रिलेशन हम फोर्स कांस्टेंट और रिड्यूस मास के साथ तो देख लिए, लेकिन और कौन कौन से फैक्टर है जो इनको अफेक्ट करते हैं, दैट इज किसी बॉन्ड के फोर्स कांस्टेंट को अफेक्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बैक बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग, दैट इज बॉन्डिंग इन कार्बोनिल एंड बॉन्डिंग ऑफ कार्बोनिल विथ मेटल्स दोनों डिस्कस किए हैं। तो वहां पर मैंने एक बार आपको रिकॉल कर रहा हूं, यहाँ बहुत जगह ये चीजें उपयोग होंगी कि मेटल, कार्बन और ऑक्सीजन, मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है उसके लिए मैं बैक बॉन्डिंग वर्ड यूज करूंगा और यहां पर पाई बॉन्डिंग यूज करूंगा, पाई बॉन्डिंग यूज करूंगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। और बैक बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, इसको भी मैं डिस्कस किया था कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन
मेटल और कार्बन के बीच आपका सिग्मा डोनेशन है और ये पाई डोनेशन है, ये दोनों एक दूसरे के सिनर्जिस्टिक इफेक्ट डालते थे, तो इनका दोनों के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, लेकिन ये बैक बॉन्डिंग और ये पाई बॉन्डिंग का एक दूसरे के साथ इनवर्सली रिलेशन होता है। यहां तक किसी को दिक्कत? चलो आगे बढ़ता हूं। ये जो आपकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी होती है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ना सॉरी, ये गलत लिखा गया है, ठीक है, ये बॉन्ड स्ट्रेंथ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे आप। ये जो है आपका बॉन्ड लेंथ नहीं है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ को मैं लास्ट में दिखाया हूँ, ये जो है आपका मिसप्रिंट हो गया है, आपका क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, और बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड का स्ट्रेंथ, और जितना ज्यादा वो स्ट्रेंथ रहेगा बॉन्ड का उतना ही तो ज्यादा मेरे को एनर्जी लगेगा उसको खींचने के लिए, तो उसकी आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी कि नहीं। तो ये तीनों का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के साथ ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? क्योंकि बड़ा बॉन्ड तो इनके बीच का जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर, तो आसानी से मैं इसको स्ट्रेच कर सकता हूं। और छोटा बॉन्ड मतलब भाई ये बॉन्ड ही छोटा इसलिए है क्योंकि इनके बीच अच्छी बॉन्डिंग है, इनको अलग करना इतना आसान नहीं है, और जब अलग करना आसान नहीं है तो बताइए इसको मेरे को स्ट्रेच करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी कि नहीं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉन्ड लेंथ एंड आईआर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, और ये तो हम बचपन से पढ़ते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। अरे समझ आया क्या? तो इसका दोस्त इसका भी दोस्त हुआ और इसका दुश्मन इसका भी तो दुश्मन हुआ। अरे समझ आया क्या? तो जो इतना समझ जाएगा तो उसको फिर आगे कोई दिक्कत नहीं आने वाला, ठीक है भाई। IR stretching frequency is directly proportional to bond length, indirectly proportional to bond order and inversely proportional to bond length. अब मैं आपको बताता हूँ चार्ज ऑन मेटल का क्या इफेक्ट पड़ता है स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर कॉन्सेप्ट, चार्ज ऑन मेटल, ठीक है। अब बताइए मेरे को, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की मैं बात कर रहा हूं और यहाँ पर मैं डिफरेंट टर्म के लिए बात करूंगा, कभी कार्बोनिल के लिए बात करूंगा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के स्ट्रेच के लिए, तो कभी मैं बात करूंगा मेटल और कार्बन के बीच के स्ट्रेच के लिए, तो यहाँ के लिए मैं बोलूंगा बैक बॉन्डिंग, तो मेटल कार्बन की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। मैं बोलूंगा पाई बॉन्डिंग बढ़ गया, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्डिंग बढ़ गया, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो है वो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। अरे ठीक है, अब देखो कौन से, ये जो है आपका मैं लुमो ऑफ लिगेंड, और इसमें लिगेंड कौन होता है, मेटल कार्बोनिल की बात कर रहे हैं तो सीओ लिगेंड तो होगा, और सीओ लिगेंड की ल्यूमो को यहाँ पर दिखाया हूँ। अब बताओ इसका जो ल्यूमो है कल क्लास में पढ़ा रहा था तो पाई एंटी बॉन्डिंग में तो पढ़ाया था, तो लूमो के एनर्जी को देखो मैं दिखाया हूँ, ये मेरा सीओ के ल्यूमो है। क्यों? क्योंकि
मेटल के साथ जब वो बैक बॉन्डिंग करेगा तो ये इसी में तो इलेक्ट्रॉन जाता है मेटल से। अब मैं यहाँ पर इफेक्ट दिखाया हूं चार्ज ऑन मेटल का। यहाँ पर देखो मेटल का मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन किया हूं। यहाँ पर +2 है, इसमें +1 है, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल, इसमें -1 है, इसमें -2 है। तो बताओ भाई ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर मैं कम कर रहा हूं लेफ्ट टू राइट, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे कि नहीं? और जब इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो हायर एनर्जी में जाएगा इलेक्ट्रॉन। अरे समझ आया? तो इनकी एनर्जी बढ़ रही है ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने से। किसकी भाई? होमो ऑफ मेटल। क्योंकि इसी होमो मेटल के होमो से तो लिगेंड के लुमो में आपका बैक बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है। तो बताओ भाई कि अगर इनके बीच का गैप जो है वो अगर कम हुआ तो आसानी से इनके बीच बैक बॉन्डिंग होगी कि नहीं? अगर इसी गैप को मैं बढ़ा दूं तो थोड़ा दिक्कत होगा कि नहीं बैक बॉन्डिंग में। और अगर मैं इस गैप को बढ़ाते जाऊं तो ये जो डेल ई बढ़ाते जाऊंगा तो उस डेल ई के बढ़ने के कारण बैक बॉन्डिंग क्या होगा? कम होते जाएगा। तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट की अगर बात करूं तो देखो बाएं से दाएं चलने पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल डिक्रीजेस। यहाँ पर +2 था, यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 0, -1, -2। तो समझ तो आ रहा है ना कि ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? कम। कोई बोलता है सर कहाँ, ये +2 से तो ये -2 चला गया, तो यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है। तो भैया जब पॉजिटिव टर्म में ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसको बोला जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है बढ़ रहा है। और अगर इधर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर कम हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने से देखो एनर्जी लेवल ऑफ होमो ऑफ मेटल इंक्रीजेस। समझ आया? यहाँ पर ये एनर्जी थी, उसके बाद यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा ऑर्बिटल में। इसके बाद देखिए डेल ई जो है डिक्रीज हो रहा है। अब डेल ई डिक्रीज होने के कारण बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होगा। क्योंकि भाई अगर सुटेबिलिटी यहाँ पर बढ़ेगी, अगर कंडीशन सुटेबल होंगे, उनके बीच का गैप कम होगा, ऑब्वियसली उसको आसानी होगी, तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर इंक्रीज होती है। और कल मैं बता रहा था आपको कि बैक बॉन्डिंग के लिए मेटल को लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होना चाहिए, तब तो वो क्या करता है आसानी से देगा। भाई बैक बॉन्डिंग मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन देना, और खुद के पास नहीं होगा तो किसको देगा? तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा मतलब उसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन है, और खुद के पास इलेक्ट्रॉन है तभी तो आसानी से देगा। और देख लो ये +2 पहले से इलेक्ट्रॉन दे चुका है बेचारा, गरीबी तो अभी भी है, लेकिन ठीक है मेटल है, लिगेंड के साथ बैक बॉन्डिंग करने की इसकी टेंडेंसी होती है, अमीरी तो दिखाएगा, लेकिन उतनी अमीरी नहीं दिखा पाएगा जितना ये दिखाएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है। तो बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होने का देखो भाई कोई ज्वाइन कर रहा है, 1 सेकेंड थोड़ा समय, ठीक है। तो बैक बॉन्डिंग आपको यहाँ पर इंक्रीज हो गई, तो बताओ बैक बॉन्डिंग इंक्रीज होता है तो आगे क्या इफेक्ट पड़ता है? MLCT increases, metal to ligand charge transfer increases,
जब मैं कोऑर्डिनेशन पढ़ाऊंगा तो इस कॉन्सेप्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर बैक बॉन्डिंग में होता ही क्या है, तो बैक बॉन्डिंग मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर ही तो है। अब देखो कुछ इन चीजों में अलग होगा, इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन बैक बॉन्डिंग जब इंक्रीज होती है तो मेटल MLCT मेटल टू चार्ज लिगेंड चार्ज ट्रांसफर जो है वो भी इंक्रीज होती है। क्लियर है? तो इतना इस कॉन्सेप्ट को जो समझ जाएगा कि हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ तो अवेलेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन्स की मेटल के पास बढ़ी, उनके होमो की एनर्जी कम हुई, तो उनके बीच लिगेंड के लुमो के साथ गैप कम हुआ, और जब गैप कम होगा तो बैक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और बैक बॉन्डिंग जब बढ़ेगी तो आपका मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है क्या होगा, बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि ये बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगा। और कल मैं बता रहा था कि मेटल और कार्बन के बीच जब बैक बॉन्डिंग बढ़ती है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की जो पाई बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो उसकी जो बॉन्ड होता है वो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है, और ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ सॉरी आपका स्ट्रेंथ है ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कम होगा और बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। अरे आपको समझना है कि क्वेश्चन में आपको मेटल और कार्बन के बीच का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है कि कार्बोनिल के दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछा है। आधे बच्चे किसी को ही समझ नहीं पाते कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, और देख रहे हो आप इसका दोनों में जस्ट अपोजिट रिएक्शन यहाँ पर पड़ रहा है। समझ आया क्या? अभी भी लोग अभी जग रहे हैं लगता है, ठीक है। चलो इतना समझ आया क्या भाई? एक बार थोड़ा सा अपडेट करो मेरे को, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। किसी को कोई दिक्कत, किसी को भी कोई दिक्कत हो पूछ लो भाई, क्योंकि अब क्वेश्चंस के पैटर्न्स आएंगे। किसी को दिक्कत नहीं, आगे बढ़ूं? ठीक है, चलो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की, कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले टाइप में अगर मैं बात करूं तो हम बात करेंगे मेटल कार्बन बॉन्ड की, मतलब बैक बॉन्डिंग के कारण जो आपका बॉन्ड बनता है उसके, ठीक है। तो देखो यहां पर एक मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, कार्बोनिल सभी में दिख रहा होगा, मेटल 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 सब में दिख रहे हैं। चेंजेस क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +1 0 -1 -2। तो यहां पर वेरिएशन क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट में? तो आपको क्वेश्चन कैसे पकड़ना है, जो चीज कांस्टेंट होता है ना उसमें फोकस मत करना। कहां फोकस करना? जिनमें वेरिएशन है, क्योंकि जो जिसमें वेरिएशन पाया जाएगा वही उसी कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन पूछा गया है। और डिफरेंट टाइप के जिन चीजों में वेरिएशन आ जाता है ना तो वो क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, किसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन एक ही फैक्टर का अगर वहां पर आपको कॉन्सेप्ट दिया गया है, उनमें वेरिएशन दिया गया है, तो वो क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से बनने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट पे चेंजेस है, तो क्यों ना ये क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट से बनेगा। अरे समझ आया क्या? तो कौन बताएगा कि इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ इनका मेटल और कार्बन का क्या होगा? इसको मैं 1 लेता हूं, 1 2 3 U
क्या चीज? सर जैसे लगा हुआ है उसी के हिसाब से वो डिक्रीजिंग होएगा उसमें। अच्छा, मतलब उसी के अकॉर्डिंग डिक्रीज होगा। ठीक, यस सर। अच्छी बात है। तो अगर मैं इसको 1 2 3 4 5, क्योंकि ये तो एक सीक्वेंस से अरेंज्ड है, तो या तो ये लेफ्ट टू राइट बढ़ेगा मेटल कार्बन बॉन्ड बॉन्ड स्ट्रेंथ, या फिर लेफ्ट टू राइट कम होगा, क्योंकि ये तो अरेंज अरेंज है बढ़िया अच्छे तरीके से। तो देखो, अभी हम क्या बोले कि लेफ्ट टू राइट जब देख रहा हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है मेरा, कम हो रहा है। और ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो होमो की एनर्जी बढ़ती है। डेल ई क्या होता है, कम होता है, और डेल ई कम होता है तो बैक बॉन्डिंग बढ़ती है, और बैक बॉन्डिंग बढ़ती है तो मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ता है। और जब बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगा। समझ आया क्या? ठीक है, तो देखो ये होगा क्या भाई, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस, बैक बॉन्डिंग इंक्रीजेस, और बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रहा है तो एनर्जी लेवल ऑफ होमो ऑफ मेटल इंक्रीजेस, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। और इतना अगर आप पकड़ लिए तो अब आगे का काम आप कर सकते हैं, दैट इज मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, मेटल कार्बन बॉन्ड एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, क्योंकि दिस ऑल आर, देखो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट को अगर छोड़ दूं तो दिस ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर फॉर मेटल कार्बन बॉन्ड। अगर आगे बात करें तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इंक्रीजेस, एमसी लिखा हूं यहां पर, मतलब मेटल और कार्बन के बीच का यहां पर क्या पूछ रहा हूं, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ रहा हूं। समझ आया क्या भाई? तो ऑर्डर क्या होगा, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो ऑलरेडी जमा है, तो ये क्या ऐसे होगा क्या भाई, अगर स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का अगर मैं ऑर्डर पूछूं तो यही आएगा क्या, ये आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ये ऑर्डर है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये कोई बताने की बात ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन, चलिए भाई ये आपका क्वेश्चन है, तुरंत बताओ मेरे को। ये अगर आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है आपका मिसलर एंड टार इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 5th एडिशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बताओ कि मेरा स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर क्या होगा। ये मेरा फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड, फोर्थ, और ये फिफ्थ। बताइए ऑर्डर क्या होगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड। बताइए बताइए। सबसे ज्यादा फर्क नहीं होगा। वॉइस ठीक नहीं आ रहा फिर देविका। सर सबसे ज्यादा फर्स्ट में होगा। सबसे ज्यादा फर्स्ट में, देन उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में, उसके बाद फोर्थ में, उसके बाद फिफ्थ में। वेरी गुड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, तो देखो यहाँ पर काम चल रहा है। अब बात क्या हो गई है, ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, सॉरी ऑक्सीडेशन रेट कम नहीं हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जब बढ़ रहा है तो फिर तो डेली बढ़ जाएगा और बैक बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। तो सही तो बोला बोला जा रहा है कि सबसे ज्यादा क्या होगा, फर्स्ट का, फिर सेकेंड, सेकेंड के बाद फिर थर्ड, फोर्थ, देन फिफ्थ।
लेकिन कौन किनके बीच? मेटल और कार्बन के बीच। भाई पूछ किसके बीच रहा है ये भी तो ध्यान देना है। तो चलिए, ये है आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। अब बताओ मेरे को कि ये किसके लिए दिया है। ये दिया है म्यू CO, दैट इज कार्बन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है? कॉन्सेप्ट समझ आया क्या भाई? आप बताए किसके लिए? मेटल और कार्बन। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाया ही किसके लिए था? मेटल और कार्बन के लिए। आपको बताया नहीं था मैं कि मेटल और कार्बन के लिए पूछा हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन के लिए पूछा हूं। क्यों? क्योंकि मैं ये बताना चाह रहा था कि ये एक दूसरे के उल्टे रिलेशन रखते हैं, इनवर्सली रिलेशन रखते हैं। समझ आया क्या? तो अगर ये ऑर्डर किसके लिए है? मेटल और कार्बन के स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, तो फिर आपका म्यू CO के लिए, दैट इज CNO, उसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा? सबसे कम पहले वाले का, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। अरे समझ आया क्या? किसको किसको दिक्कत है भाई बताइए। क्लियर है? देखो सबसे पहले 1748। मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आया। कौन? ओके चलो मैं इसको मिटा के समझाता हूं। देखो वो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या पूछा गया है? ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन है। ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? देखो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो बैक बॉन्डिंग क्या होती है? घट जाती है। और बैक बॉन्डिंग घटती है तो पाई बॉन्डिंग जो है इंक्रीज हो जाती है। अरे यही तो रिलेशन था क्या? ये मेटल हो गया, ये कार्बन हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया। ये बैक बॉन्डिंग होगा तो ये बढ़ेगा, और बैक बॉन्डिंग बढ़ता है तो ये पाई बॉन्डिंग क्या होगा? घट जाएगा। लेकिन अगर बैक बॉन्डिंग घट जाती है तो पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। अरे समझ आया? क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के साथ उल्टा रिलेशन रखते हैं। यही तो मैं बता रहा था, पिछले लेक्चर में भी यही डिस्कस किया था और अभी भी शुरू में यही बताया मैं। अब हमको सिर्फ इतना पता करना था इस क्वेश्चन में कि बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है कि घट रहा है। और इसके लिए मैं क्या यूज में लिया? ये जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट है, जब ऊपर से नीचे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के कारण बैक बॉन्डिंग क्या हो जाती है? घट जाती है। और बैक बॉन्डिंग जब घट जाएगी तो ये नीचे वाला कॉन्सेप्ट पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर घट रही है। तो अगर मेरे को ये क्वेश्चन पूछा रहता म्यू MC, क्लियर है, तो ऑर्डर क्या होता भाई? सबसे ज्यादा किसका होता? फर्स्ट का। अरे समझ आया क्या? क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग यहां पर इसमें सबसे ज्यादा हो रही है। उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, उसके बाद फिर फोर्थ, फिर आपका सबसे कम किसमें होता? फिफ्थ में।
क्यों? क्योंकि बैक बॉन्डिंग सबसे कम किसमें है? पांचवे वाले में। और जिसमें जितना कम बैक बॉन्डिंग उतना ही उसका मेटल कार्बन का बॉन्ड स्ट्रेंथ और उतना ही कम उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच की स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। तो अगर यहां बैक बॉन्डिंग कम हो रही है तो पाई बॉन्डिंग बढ़ता है, और पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें होगी? फिर सबसे ज्यादा बैक बॉन्डिंग तो पहले वाले में है, तो पाई बॉन्डिंग सबसे कम इसी में तो होगा, क्योंकि इन दोनों का एक दूसरे के उल्टा रिलेशन है। इसीलिए ये जो आपका C और O के बीच का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है सबसे कम होता है पहले वाले में, फिर आपका सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर और ये फिफ्थ। समझ आया क्या? अरे सब क्लियर हो? यस सर। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं। सर। हाँ हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। सर यहाँ पर मेटल का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पर ही देखना है इसको? ना ना, मतलब मेटल का इफेक्ट आप यहाँ पर कंसीडर मत करना। यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग आप इन चीजों को कंसीडर कर सकते हैं। यस सर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताइए, प्रेडिक्ट विच द कॉम्प्लेक्स, इन तीनों कॉम्प्लेक्स से यहाँ पर दिया हूँ, हैज द शॉर्टेस्ट CO बॉन्ड। अभी मैं आपको स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछा था, आपका इसी मिश्रण डाल में नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको CO बॉन्ड बताओ, सबसे छोटा CO बॉन्ड इन तीनों में कौन है? एग्जांपल देखो, ऊपर का ही है, पूरा कॉन्सेप्ट बता दिया। अब आप बताओ इनमें कि C और O का बॉन्ड सबसे छोटा किसमें होगा? फटाक से तुरंत। सर राइट टू लेफ्ट जाएंगे सर। ना ना ना, यस सर, राइट टू लेफ्ट सर। ना ना ना, मैं राइट टू लेफ्ट ऑर्डर पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं सबसे छोटा पूछ रहा हूँ। एक बताओ, एक आंसर है इसमें से। Mn वाला होगा। प्लस है सर, मैग्नीज का होगा। हाँ भाई, CO बॉन्ड। अब इसमें CO बॉन्ड पूछ रहा है, शॉर्टेस्ट मतलब पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा किसमें है, और पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा जिसमें मतलब बैक बॉन्डिंग सबसे कम किसमें है? तो बैक बॉन्डिंग सबसे कम किसमें है? Mn+। मैग्नीज वाले में। मैग्नीज। बिल्कुल। मैग्नीज। तो बैक बॉन्डिंग सबसे कम इन तीनों में इसमें है, इसीलिए पाई बॉन्डिंग सबसे ज्यादा इसमें है। और जिसका पाई बॉन्डिंग ज्यादा, दैट इज पाई बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, और बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, और शॉर्टेस्ट मतलब लंबाई तो पूछ रहा था, लेंथ ही तो पूछ रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है बेटा, यहीं से आता है क्वेश्चन आपका कि जब CSIR नेट और गेट में क्वेश्चन बनते हैं ना, तो ऐसे ही बुक से ही बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन पिक किए जाते हैं। आप पहले फोकस क्या करें कि जो क्वेश्चंस हैं कॉन्सेप्ट्स को लर्न कीजिए और बुक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको कितना अच्छा लगेगा अगर आपका पढ़ा पढ़ाया अगर आपको क्वेश्चन पेपर में दिखे, जिसको आप एक बार सॉल्व करके जा चुके हैं। आपको आसानी से सॉल्व होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। क्लियर है? ये पहला कॉन्सेप्ट समझ आया अभी? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो टाइप 2 में आपका क्वेश्चन किनके लिए पूछेगा? कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड। और इसका हम क्वेश्चन देखो पिछले ही पहले हम कवर कर लिए, तो यहाँ ज्यादा दिक्कत आने ही वाला नहीं है। देखो, ब्रिजिंग मोड्स ऑफ CO दिखाया हूं, ब्रिजिंग मोड्स ऑफ CO। ये आपका पहला वाला फ्री CO है, यहां से क्वेश्चन बन चुके हैं प्रीवियस ईयर। पहला फ्री CO। दूसरी बात टर्मिनल CO, दैट इज कार्बोनिल अब फ्री नहीं रह करके मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। अब देखो यहाँ पर सिमेट्रिक μ2 CO, और μ2 मतलब
कार्बोनिल अब ब्रिजिंग लिगेंड की तरह काम कर रहा है। देखो 2 मेटल्स को जोड़ने का काम कर रहा है और कितने मेटल को जोड़ा है, 2 मेटल को, इसलिए μ2 सिमेट्रिक, दैट इज दोनों मेटल सेम होंगे। ठीक है, μ3 मतलब अब 2 मेटल को ये मतलब नहीं मान करके अब 3 मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, और μ4 दैट इज कार्बोनिल लिगेंड 4 मेटल्स के साथ ब्रिजिंग लिगेंड का काम कर रहा है। अरे समझ आया क्या? तो ऊपर से नीचे एक्चुअल में हो क्या रहा है, तो ये कार्बन जो है अलग अलग मेटल से नंबर ऑफ मेटल्स ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, और जब ऐसा होगा तो क्या होगा देखना, मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीजेस। समझ आया क्या? क्यों? क्योंकि मेटल, ये वाला मेटल भी बैक बॉन्डिंग करेगा। अभी देखो कोई मेटल यहाँ पर बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा था, पहले वाले में मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा, फिर यहाँ 2 मेटल बैक बॉन्डिंग कर रहा है, फिर 3 मेटल बैक बॉन्डिंग करेगा, 4 मेटल बैक बॉन्डिंग कर रहे हैं। तो बैक बॉन्डिंग जब बढ़ता है तो मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा कि नहीं? बिल्कुल बढ़ेगा। समझ आया? और जब मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो फिर म्यूसीओ, नहीं यहाँ पर कुछ दिक्कत है, म्यूसीओ जो है यहाँ पर, ये कॉपी पेस्ट करते टाइम यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो गया। ठीक है, तो म्यूसीओ जो है यहाँ पर क्या बताया है, इंक्रीज बताया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करता हूँ। देखिए इसका आप जो म्यूसीओ है उनका आप एक स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखिए। फ्री सीओ का जो है 2143, और ये जो ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो सीओ का जो आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पर ये म्यू सी का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो बैक बॉन्डिंग के कारण तो बढ़ा, और जब ये बढ़ता है तो बताओ आपका जो है कार्बोनिल, दैट इज कार्बन और ऑक्सीजन वाला अपोजिट इफेक्ट पड़ेगा क्या? क्योंकि मेटल कार्बन बॉन्ड ऑर्डर दैट इज बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है तो पाई बॉन्डिंग कम होगी क्या? तो ये इसको थोड़ा सा आप सुधार लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बैक बॉन्डिंग बढ़ रहा है और बैक बॉन्डिंग कैसे बढ़ रहा है? नंबर ऑफ मेटल्स इंक्रीज हुए हैं तो दानी लोग यहाँ पर बढ़ गए हैं, तो भैया एक्सेप्टर एक ही है, पाई बॉन्डिंग क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और पाई बॉन्डिंग जब डिक्रीज होगा तो उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी, पाई बॉन्डिंग का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगा। तो इसको आप थोड़ा सा सुधार लेंगे, ये इंक्रीज ना होकर के क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। समझ आए क्या? इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेंगे, म्यू सीओ जो है डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? और यहाँ पर देखिए CO बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस ना, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस कर लेना इसको, CO बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तभी तो इनका जो म्यू CO होगा वो कम होगा। तो ऊपर से नीचे जब मैं आ रहा हूं तो ये जो आपका कार्बोनिल का जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रहा है। इसका सीधा मतलब क्या है कि आपका ये वाला कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होते जा रहा है, और वो कम कैसे होता है, जब यहाँ पर मेटल और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो, दैट इज बैक बॉन्डिंग जो है वो बढ़ जाए। समझ आया क्या भाई? ये क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सेम डेटा के साथ आएगा। आगे बढ़ूं? यस सर। अब देखो फिर से एक क्वेश्चन है आपका, कंपाउंड ये है
इसमें NiCO4, ApCO5, CrCO6 नंबर ऑफ लिगेंड्स यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो क्या होंगे नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ेंगे तो देखिए नंबर ऑफ लिगेंड म्यूCO यहाँ पर कम हो रहे हैं। निकिल ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ CO बढ़ने से आपका जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है वो कम हो रहा है। तो क्या प्रभाव पड़ रहा है नंबर ऑफ लिगेंड का? तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to the number of ligand। यही तो यहाँ पर वो हो रहा है, कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। और अगर बात करें सर यहाँ पे टर्मिनल लिगेंड लेना है ना, टर्मिनल लिगेंड अगर बढ़ा है तो यहाँ पे उसकी स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कम हो रही है। ना देखो ये पूरा सभी में टर्मिनल है, किसी में ब्रिजिंग नहीं है। तो इसमें टर्मिनल वाला कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ बोलो। अगर ब्रिजिंग भी होगी, एक सेकेंड ना, ब्रिजिंग लिगेंड होंगे यही होगा सर कि नंबर ऑफ लिगेंड बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। नंबर ऑफ लिगेंड्स बढ़ेंगे तो फ्रीक्वेंसी कम होगी। कम ब्रिजिंग लिगेंड अगर होंगे तो हाँ, अगर आप इस एग्जांपल में अगर आप देखें तो ये एग्जांपल में आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो काम कर रहा है वो नंबर ऑफ CO का ही काम कर रहा है। अगर मैं बात करूं ये क्रोमियम, ये आयरन, ये निकिल, समझ आ रहा है क्या? तो निकिल तो भैया बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रखे रहते हैं, ये सभी न्यूट्रल है, देख लो पूरे न्यूट्रल है कि नहीं। तो निकिल कितना D8 H2, आयरन D6 H2 D4 H2। अरे समझ आया क्या? तो अगर आप मेटल को ध्यान देंगे तो मेटल को ध्यान देंगे तो इसके पास तो भर भर की इलेक्ट्रॉन है, और जब ये इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो बैक बॉन्डिंग मचा के करना था, मतलब बैक बॉन्डिंग इसमें ज्यादा होना चाहिए था ना। और जब बैक बॉन्डिंग ज्यादा होता तो पाई बॉन्डिंग यहाँ पर कम होना था, और पाई बॉन्डिंग जब कम होता तो इसके लिए तो सबसे कम इनर जो आपका वो था क्या बोलते हैं जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बोनिल की थी सबसे कम तो इसी की होनी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तो इन तीनों में इसी का है। समझ आ रहा है क्या? क्यों? क्योंकि D4H2 की अगर बात करूं तो इसमें तो कम इलेक्ट्रॉन है, और कम इलेक्ट्रॉन है तो बेचारा कहां से अच्छे से बैक बॉन्डिंग कर पाएगा। और जब यहाँ बैक बॉन्डिंग कम हो रहा है, बैक बॉन्डिंग यहाँ कम हो रहा है तो पाई बॉन्डिंग को क्या होना चाहिए था यहाँ पर ज्यादा, और पाई बॉन्डिंग ज्यादा होना चाहिए था तो इसके लिए स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन सबसे कम तो इसी का है। समझ आया क्या? तो यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट कौन सा लगाना है ऐसे इस क्वेश्चन में, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लिगेंड। कोई दिक्कत? अगर आप मेटल को लेकर के बनाते ना तो ये क्वेश्चन आप गलत करके आते, जस्ट अपोजिट ऑर्डर लिख के आते। समझ आया? सर यस हाँ सर। हाँ बोलो बोलो। सर अगर इसी में अगर यहाँ पे अगर सर ऑक्सीडेशन स्टेट पहले वाले में अगर +2, सेकंड वाले में कोई भी चार्ज नहीं और थर्ड वाले में -2 लगा देते हैं तो इसका अगर यहाँ पे सर नीचे वाले में तो हमारे पास मेटल लिगेंड ज्यादा है तो सर यहाँ पे कौन सा फैक्टर देखेंगे? उस कंडीशन में आप ऑक्सीडेशन स्टेट देख लें। यस सर। क्योंकि देखो ये जो बात हो रही है ना वो न्यूट्रल की हो रही है यहाँ पर,
मैं बताया ना आपको, जब मल्टीपल्स टाइप ऑफ फैक्टर काम करेंगे ना तो वहां पर दिक्कत होगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, आप यहाँ पर किसी बच्चे का ध्यान जाएगा ना तो यही सोचेगा कि एक में तो नंबर ऑफ कार्बोनिल का नंबर में वेरिएशन है और एक तो मेटल में ही वेरिएशन है। समझ आया? तो एक जने मेटल के अकॉर्डिंग बनाएगा कि किसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कौन ज्यादा अच्छा बैक बॉन्डिंग करेगा, तो पाई बॉन्डिंग कम हो जाएगा। और एक पकड़ेगा कि नंबर ऑफ लिगेंड किसमें कम है किसमें ज्यादा है। तो इस क्वेश्चन को पर्टिकुलरली अगर मैं बताऊं, इस क्वेश्चन को ये इसको सॉल्व करना था, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लिगेंड। इसीलिए ये जो डेटा है मैंने अच्छे बुक से उठाए हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप रट लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिखते हैं जहां पर डाउट आने के चांसेस होते हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप थर्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर। और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर में क्या देखा जाता है, देखो भावना को क्या हुआ, भावना बार बार ज्वाइन कर रही है, लेफ्ट हो रही है, नेटवर्क इशू आ रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा वॉइस जब कॉल वगैरह आते हैं ना आसपास ना तो दिक्कत होता है। कॉल आ गया था। हाँ, अब देखो यहाँ पर मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, एक सेकेंड ना, कौन ज्वाइन कर रहा है? ज्वाइन है, ठीक। हाँ भाई, देखिए तो यहाँ पर देखिए, एक तो मैंने फ्री कार्बोनिल लिया है, फिर जो है कार्बोनिल को बोरान के साथ जोड़ा है। देखिए यहाँ पर इसी कार्बोनिल को मेटल के साथ जोड़ा है, इसमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के साथ जोड़ा है, इसमें -1 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले मेटल के साथ जोड़ा है। तो ऐसा जब क्वेश्चन होगा तब आपको कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है, और अगर बॉन्ड ऑर्डर पूछ सकता है तो बॉन्ड लेंथ पूछ सकता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछ सकता है, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी पूछ सकता है, पाई बॉन्डिंग पूछ सकता है, बैक बॉन्डिंग पूछ सकता है। समझ आया क्या? तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं। पहले वाले की अगर मैं बात करूं तो बॉन्ड ऑर्डर जो होती है ग्रेटर देन 3 होती है। ठीक है, अभी कौन ज्वाइन हो रहा है भाई? हाँ, तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा क्यों होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर फ्री सीओ में बॉन्ड ऑर्डर 3 कैसे होता है, और इन तीनों में बॉन्ड ऑर्डर इज लेस देन 3। इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूं यहाँ पर। ठीक है, बार बार इन लोग ना ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अगली बार से ऐसा अलाउ नहीं करूंगा भाई मैं। ठीक, चलिए तो देखिए यहां पर होता क्या है, बोरान में आप सबको पता होगा कि वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, ये लोग अभी सो उठ रहे हैं क्या, जो अभी ज्वाइन हो रहे हैं? ठीक है, चलो तो देखो कार्बोनिल का जो लोन पेयर है उसको वो डोनेट करके इस बोरान के साथ जुड़ता है। अरे समझ आया क्या? लेकिन बोरान के पास, बेचारे के पास कोई फील्ड ऑर्बिटल नहीं होता जिसको वो क्या करे,
फिर से बैक बॉन्डिंग करे इस कार्बोनिल के साथ। समझ आया क्या? तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, ये आपका ये वाला जो बॉन्ड ऑर्डर है कार्बोनिल का, वो 3 न रह करके 3 से ज्यादा हो जाता है। क्यों? अब याद करो मेरा पुराना लेक्चर, पिछला लेक्चर जो है, ये जो लोन पेयर है वो कहाँ से जाता है? कार्बोनिल के नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से गया है तो बॉन्ड ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आना था, लेकिन आपको पता था कि उसमें उस नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर भी था। और एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होने के कारण अब मैं बोलूंगा कि उसमें कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं था, थोड़ा सा एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था। इसीलिए एंटी बॉन्डिंग से जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जब बॉन्ड ऑर्डर जब बढ़ता है तो बताओ, यहाँ पर ये 3 जो फ्री CO था उसका बॉन्ड ऑर्डर अगर 3 था तो 3 से ज्यादा होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। लेकिन एकदम से वो 4 नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि उसमें कंप्लीट एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर नहीं था, उसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर था। लेकिन इनमें देखिए, इनमें बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 से कम क्यों है? क्योंकि ये बेचारे बॉन्डिंग तो किए, सिग्मा डोनेशन तो किए, लेकिन इनमें तो बैक बॉन्डिंग भी पाई जाती है। और बैक बॉन्डिंग के जो आपका बैक बॉन्डिंग के कारण जो इलेक्ट्रॉन आता है वो इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में आता है। और इसके एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन आता है तो बॉन्ड ऑर्डर कम होता है। जैसे कि एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन निकला तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया, तो एंटी बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन आते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो जो फ्री CO में बॉन्ड ऑर्डर 3 था वो अब क्या हो जाएगा? 3 से कम हो जाता है। समझ आया? अब किसमें कितना कम होगा? तो ऑब्वियसली जिसमें ज्यादा बैक बॉन्डिंग होगा उसमें ज्यादा कम होगा। और लेफ्ट टू राइट अगर आप चल रहे हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, और ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है तो बैक बॉन्डिंग बढ़ता है, और बैक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो पाई बॉन्डिंग कम होता है। समझ आया क्या? तो इस तरह से यहाँ पर आपको बॉन्ड ऑर्डर के कॉन्सेप्ट में आपको वो क्वेश्चन कर सकता है। देखिए, लेफ्ट टू राइट CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीजेस। लेफ्ट वाले में 3 से ज्यादा था जब वो बोरान के साथ जुड़ेगा, दैट इज बोरान के साथ क्यों बोलूं? अगर मैं बोलूं कि ये लुईस एसिड के साथ अगर जुड़ता है कार्बोनिल तो वहां पर बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा पाए जाते हैं। और कैसा लुईस एसिड? जो फिर से आपका इलेक्ट्रॉन डोनेट ना कर पाए, क्योंकि लुईस एसिड की तरह तो ये भी काम करता है मेटल, लेकिन ये जो है आपका रिटर्न बैक बॉन्डिंग कर लेता है। क्लियर है भाई? तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को आपको पकड़ने हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको मिसमैच नहीं करना है या फिर कंफ्यूज नहीं होना है। एक भी चीज छोड़े तो वहां से आपको क्वेश्चन गलत कर दोगे। अगर मैं नेक्स्ट बढ़ूं तो अगर बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ तो बॉन्ड एनर्जी अगर पूछे तो वो भी तो कम होगा। अगर म्यू CO पूछे, स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का, तो बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हुआ है, बॉन्ड एनर्जी कम हुई है, तो म्यू CO भी तो क्या होगा? डिक्रीज होगा। लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगा? बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन शो करते हैं। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं टाइप 4 में, और टाइप 4 में डिस्कस करते हैं। अब CO बॉन्ड ऑर्डर पहले वाले में जब मैं बताया आपको, तो वहां पर जब ये बोरान के साथ, दैट इज ऐसा लुईस एसिड जो फिर से बैक बॉन्डिंग ना करे, उसके साथ जब कार्बोनिल जुड़ता है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 न रह करके 3 से ज्यादा आता है। अभी लेफ्ट साइड दिखा रहा था आपको पिछले साइड में। अब दिक्कत क्या करेगा? ये जेड का क्या इफेक्ट पड़ता है ये भी हम देख लेते हैं। इतने सारे कॉन्सेप्ट्स आपको पूछता है वो,
पूरा छोटे छोटे चीजों को उठा करके आपको क्वेश्चन क्रिएट कर देता है। तो हम जेड का इफेक्ट देखते हैं। तो देखो यहाँ पर जेड को अगर मैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो देखो यहाँ पर BF3, BCl3, BBr3, Bi3, क्लियर है। तो डिफरेंट बोरान के हाइड्स लिए, समझ आया कि? तो इसको मैं समझाता हूं। ये लोग सभी बोरान के पास सभी क्या होते हैं, आपका वैकेंट p ऑर्बिटल। अब बताओ, इसी वैकेंट p ऑर्बिटल के कारण ही तो कार्बोनिल इसके साथ अपना लोन पेयर देता था और बॉन्ड ऑर्डर को 3 से ज्यादा कर लेता था। अब आप सिंपली आप ये बताइए कि भैया कार्बोनिल से जुड़ने से पहले बेचारा यहाँ पर अपना हाइलाइट बनाया हुआ है बोरान BF3, BCl3, तो आप तो बाद में आ रहे हो, हम तो पहले से जुड़े हैं, समझ रहे हो क्या? तो जो भी इफेक्ट पढ़ना है भैया वो पहले तो हम ही लोगों को पढ़ना है। जैसे यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा है, इसमें क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो सबसे पहले तो हमको यही समझना है कि ये जो आपका क्लोरीन है उसका क्या फिनोमिना हो रहा है, इसके साथ क्या इंटरेक्शन हो रहा है, क्लोरीन का क्या हो रहा है। क्योंकि कार्बोनिल इसीलिए जुड़ पा रहा है बोरान के साथ क्योंकि इसके पास वैकेंट 2p ऑर्बिटल है। क्या है? 2p ऑर्बिटल। अब बताओ मेरे को, फ्लोरीन के पास क्या होता है? तो आप बोलेंगे सर फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है। हाइड्रोजन में होता है भी लोन पेयर, 3 लोन पेयर होते हैं क्या? अरे सबको पता है क्या? यस सर। यस सर। ठीक, सबको पता है, मतलब होशियार हो आप लोग, सब लोग पता है। देखो ब्रोमीन के पास कौन सा p होता है? ये तो 2p है, ये 3p होगा, ये कौन होगा? 4p, और ये बोलता है मेरे पास 5p है। समझ आया क्या? अब ये है लोन पेयर, मतलब फील्ड है ना, ये फील्ड है, लोन पेयर है मतलब यहां से पूरा फील्ड है, ये भी फील्ड होता है, ये भी फील्ड है। अब बताओ भैया, जब बोरान फ्लोरीन बोलता है कि आप इसकी कमी के कारण, ये जो आपका वैकेंट p ऑर्बिटल है उसके कारण आप कार्बोनिल से जुड़ रहे हो, तो अगर मैं ही आपकी यहाँ पर जो कमी है उसको दूर कर दूं तो फिर आप क्यों जुड़ोगे? समझ आया क्या? तो यहाँ पर 2p बैक बॉन्डिंग पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है ना बोरान और फ्लोरीन में बैक बॉन्डिंग। और ये बैक बॉन्डिंग कैसा है? 2p यहाँ भी बैक बॉन्डिंग पाया जाएगा, लेकिन कैसा? 3p2p, यहाँ पर 4p2p और यहाँ पर 5p2p। तो बताओ किनमें अच्छी बैक बॉन्डिंग पाया जाए? तो बोला जाता है जितना छोटा ऑर्बिटल, हाँ बताओ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था क्या? सर 2p में ठीक, सर वही साइज देखेंगे। हाँ पढ़ के आए हो तो बताओगे ही, ठीक है, पढ़ लिए हो। चलो, तो जितना छोटा आपका ऑर्बिटल होता है उतना ही अच्छा उसमें इंटरमिक्सिंग होता है, उतना ही अच्छा उसमें ओवरलैपिंग होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली 2p यहाँ पर सेकंड आपका सेल है, ये आपका थर्ड सेल है, फोर्थ सेल, 5 सेल,
तो जितना छोटा आपका साइज होगा ऑर्बिटल का उतना अच्छा ओवरलैपिंग होगा। तो 2p में यहाँ पर ओवरलैपिंग अच्छी होगी, उससे कम ओवरलैपिंग 3p 2p में, उससे कम 4p और 2p में, और एकदम गंदा सा ओवरलैपिंग 5p और 2p में। समझ आया क्या? तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट देखूं तो हाइड्रोजन और बोरान का जो ओवरलैपिंग है या जो बैक बॉन्डिंग है वो कम हो रहा है। तो बताओ अगर ओवरलैपिंग कौन सा, हाइड्रोजन और बोरान के बीच का ओवरलैपिंग अगर कम होगा तो यहाँ पर तो इसकी जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है इसकी, बोरान की वैकेंट पी ऑर्बिटल की, वो बढ़ती जा रही है क्योंकि इधर उसको अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में तो फिर सीओ के लिए रास्ता अच्छे से तय होता, मतलब क्रिएट होते जा रहा है लेफ्ट टू राइट। अरे समझ आया क्या? तो लेफ्ट टू राइट कार्बोनिल का जो कार्बन है उसकी जुड़ने के साथ बोरान से जुड़ने की टेंडेंसी बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि बोरान के वैकेंट ऑर्बिटल की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। समझ आया क्या? तो देखो इसके पैरामीटर्स को मैं समझाता हूं, इसको मैं मिटा रहा हूं। लुईस एसिडिक नेचर इंक्रीजेस, इसका मतलब क्या है? देखो अभी मैं बताया ना आपको कि ये वाला बेचारा अच्छे से इधर बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा है, तो अभी भी इसका वैकेंट ऑर्बिटल जो है बचा हुआ है, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है सीओ का इलेक्ट्रॉन पेयर। तो ये तो लुईस एसिड हुआ ना, और कार्बोनिल किस तरह काम कर रहा है? लुईस बेस। तो लुईस एसिडिक नेचर इंक्रीजेस ड्यू टू XB हाइड्रोजन टू बोरान p पाई बैक बॉन्डिंग डिक्रीजेस। समझ आया क्या? तो लुईस एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, तो CO का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि ये अब अच्छा सा लुईस एसिड की तरह काम कर रहा है। तो बताओ भैया ये अच्छे से इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि सामने वाला लेना चाहता है, और जैसे ही अच्छे से इलेक्ट्रॉन देगा अपने स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल से तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर जो है अच्छे से बढ़ेगा। तो आपको ध्यान ये देना है बच्चों कि तीनों, इन सभी में बॉन्ड ऑर्डर जो है 3 से ज्यादा होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर बिल्कुल भी ये जो है बॉन्डिंग नहीं करेगा, करता है, लेकिन अगर इनमें अगर आपको कंपेयर कराएं कि किसमें जो है सीओ का बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा होगा, तो वो I3 वाले में होगा। क्यों भाई? क्योंकि I3 वाला जो है वो इधर से p पाई बैक बॉन्डिंग कम कर रहा है, इसलिए लुईस एसिडिक नेचर जो है इसका बढ़ गया है। दैट इज कार्बोनिल के साथ अच्छे से ये बॉन्डिंग कर सकता है, और कार्बोनिल बॉन्डिंग जब करता है अपना लोन पेयर जो स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर का होता है उसको प्रोवाइड कराता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर जो है बढ़ जाता है। समझ आया क्या? किसको डाउट है इस कॉन्सेप्ट में? बताइए। कोई डाउट नहीं? तो देखो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई? इंक्रीज होगी क्या? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी वो भी बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं सभी ओवरऑल सीओ बॉन्ड की। अरे सबका इफेक्ट क्या पड़ेगा? देखो भाई, देखो यहाँ पर ये BBr3 मतलब हाइड्रोजन वाले, क्लोरीन वाले, फिर फ्री CO, फिर मेटल का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका? तो इन सभी में देखो अभी पिछले स्लाइड में बताया कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 3 से ज्यादा होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है? ब्रोमीन वाले में, फिर क्लोरीन वाले में, फिर फ्लोरीन वाले में। और फ्री CO का तो सब जानते हैं बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3। समझ आया? लेकिन यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर, यहाँ पर बॉन्ड, ये मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर लेस देन क्या होता है?
3। कोई दिक्कत? तो बाएं से दाएं चलने पर देखो CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है क्या? क्यों भाई? क्योंकि माइनस वाले में ज्यादा बैक बॉन्डिंग होता है, और ज्यादा बैक बॉन्डिंग होता है तो CO बॉन्डिंग उतनी ही कम हो जाती है। तो ये ओवरऑल इफेक्ट है। आपको एक साथ एक आपका हाइड्रोजन वाला दे देगा बोरान के साथ, एक आपका फ्री CO दे देगा और एक तो इसको दे देगा। तो आपको समझना है भाई इन चीजों को, ठीक है, कि आपका कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़ूं तो ये अगर एक टर्म अगर पकड़ा गया आपसे तो बाकी टर्म तो अपने आप आते हैं। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीज। सही बोल रहा हूँ गलत? बिल्कुल, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ क्या होगा? इंक्रीज। और म्यू CO क्या हो जाएगी? डिक्रीज, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हुआ है इसलिए बाएं से दाएं म्यू CO क्या हो रही है? डिक्रीज। आगे बढ़ते हैं टाइप 5 की तरफ, और टाइप 5 में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है उसमें मेटल जो है कांस्टेंट होता है। अब ऐसा थोड़ी कि मेटल सिर्फ कार्बोनेट से जुड़ा है, क्या पता इधर और कोई लिगेंड जुड़ा हुआ हो, चाहे वो साइनाइड हो, चाहे वो कोई हाइड्रोजन हो, क्या पता वो कोई एल्काइल ग्रुप हो। तो मेटल को कांस्टेंट रखते हैं, और मेटल में जो और दूसरे लिगेंड जुड़े हुए हैं उनका क्या इफेक्ट है उसको देखते हैं। तो लिगेंड को वेरी करते हैं, तो देखो लिगेंड जब वेरी होंगे जब ओनली सिग्मा डोनर लिगेंड होंगे, जब सिग्मा डोनर प्लस बी पाई एक्सेप्टर होंगे, और जब सिग्मा डोनर प्लस गुड पाई एक्सेप्टर, तो ये होंगे तो क्या होगा? क्लियर है भाई? तो ओनली सिग्मा डोनर की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि NH3 एमिन वगैरह H2O है, एथिलीन डाइमीन है, डाइइन है, और आपका ट्राई एथिलीन क्या बोलते हैं उसको, टेट्राइन है, डाइएथिलीन ट्राइमीन है, और जो फिनाइल आपके जो लिगेंड्स हैं वो आपके सिग्मा डोनर होते हैं। क्या होते हैं? सिग्मा डोनर। सिग्मा डोनर दैट इज नाइट्रोजन अपना लोन पेयर बस दे सकता है, बेचारे के पास बैक बॉन्डिंग के लिए तो कोई जगह ही नहीं होता, इनके पास डी इलेक्ट्रॉन होता है क्या है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। अरे सिंपल सा बोल दो अभी सेकंड पीरियड का जो मेंबर होता है वो अगर डोनेटिंग है, डोनर की तरह काम कर रहा है, तो उसके पास तो बैक बॉन्डिंग के लिए जगह ही नहीं होगा, डी ऑर्बिटल तो होते ही है। तो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं सिग्मा डोनर प्लस वीक पाई एक्सेप्टर, तो देखो PF3 ये होता है भाई, PCl3, PPS3, PR3 और POR3। तो ये फास्फोरस के कुछ ऐसे लिगेंड है जो आपके सिग्मा डोनर तो होते हैं लेकिन बैक बॉन्डिंग भी कर लेते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन को भी मेटल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो कि फास्फोरस है इसके पास डी ऑर्बिटल होते हैं वैकेंट, तो यहाँ से वो एक्सेप्ट कर लेता है। समझ आया क्या? लेकिन उतना अच्छा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन क्लोरीन और ये जो आपके OR हैं ये सब भी इधर से इनको डोनेट करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऐसे लिगेंड हैं जो सिग्मा डोनर होते तो हैं लेकिन पाई एक्सेप्टर वीक होते हैं। अब कौन है जो सिग्मा भी डोनेट करता है और मस्त वाला जो बैक बॉन्डिंग भी करता है, दैट इज गुड पाई एक्सेप्टर? तो कार्बोनिल है, साइनाइड है, NO+ है। तो ध्यान दो भाई, यहाँ पर देखिए कार्बोनिल, NO+, NO-, Cl- एटसेट्रा, तो इनको सिग्मा डोनर प्लस गुड पाई एक्सेप्टर माना जाता है। क्लियर है भाई? चलिए तो देखिए, हाँ कुछ बोल रहा था कोई? सर ये PF3
वीक पाई एक्सेप्टर कैसे होगा सर? पी F3 पी एफ थ्री। अब देखो पाई एक्सेप्ट करने के लिए एक तो पहली चीज होती है कि इनकी जब आप एमओ बनाओगे, एमओ डायग्राम, तो उसका जो है एक सुटेबल एनर्जी में आपको उसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होना चाहिए और वैकेंट होना चाहिए, क्योंकि बैक बॉन्डिंग में उसके लिए जगह रखना चाहिए, जगह चाहिए उसको, मेटल से जो इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहली चीज। दूसरी चीज है, अभी आप जैसे कि देखे बोरान में बैक बॉन्डिंग हो रहा था, ये आपका बी था और ये एफ। बोरान जब BF3 बनाया था तो ये यहाँ पर ये बैक बॉन्डिंग कर रहा था, क्योंकि इसके पास लोन पेयर होता है फील्ड वाला, इसके पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है, इसमें बैक बॉन्डिंग हो गई। और बैक बॉन्डिंग से क्या बनता है हमेशा? पाई बॉन्ड। तो बोरान जो है एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये पाई एक्सेप्टर ही तो हुआ। वैसे ही सर यहाँ पे तो फास्फोरस उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। ना ना ना, हाँ मतलब फास्फोरस तो और अच्छा है ना। फास्फोरस देखो वहां पर उसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है सर। और जो एफ है वो आई तक भी तो दिखाएगा, तो वो आई तक दिखाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन को तो अपनी ओर ज्यादा अच्छे से पूरा अट्रैक्ट कर पाएगा, तो फिर ये तो आराम से एक्सेप्ट कर सकता है सर पाई इलेक्ट्रॉन। क्या बोले मैं समझा नहीं, इसका आई का क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई? फ्लोरीन का जो आई इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है चलो ये ले चलो अलग से लिख देता हूँ, ये बोरान है और ये फ्लोरीन है। हाँ, इसका माइनस आई इफेक्ट पड़ रहा है, तो माइनस आई इफेक्ट का इसका क्या क्या रोल है मेरे बताइए आप, उसके लोन पेयर से। सर ये अपना इलेक्ट्रॉन फास्फोरस से भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ये जो है ये फास्फोरस से फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो फास्फोरस से क्या इलेक्ट्रॉन खींचेगा बोल रहे हैं? अरे तो ये तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सर तो फास्फोरस के पास जब सेकंड डी ऑर्बिटल है तो वो फिर मेटल से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा सर? मेटल से क्या नहीं खींचेगा? इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा वो। ऑब्वियसली लेगा ना भाई। देखो ये आपका सुनो सुनो मैं समझा रहा हूँ, ये आपका फ्लोरीन से फास्फोरस जुड़ा हुआ है, अब ये आपका और फ्लोरीन है, 3 तो फ्लोरीन जुड़ा है। अब बताओ PF3 जब बनेगा तो ये जैसे NH3 टाइप का है क्या? जैसे NCl3 बनता है वैसे ही आपका PF3 है क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के मेंबर है क्या? यस सर। इसके पास लोन पेयर है तो इसके पास भी एक लोन पेयर होगा क्या इस कंडीशन में? यस सर। अब इस लोन पेयर को दे करके मेटल को दे दिया, क्या बनाया? सिग्मा बॉन्ड। समझ आया? इसको बोलते हैं सिग्मा डोनेशन। अब बोलता है कि मेटल मैं भी तो अमीर हूं, मेरे पास भी है फील्ड ऑर्बिटल, तू बता तेरे पास वैकेंट ऑर्बिटल है क्या? तो ध्यान देना, एक सेकंड ना। तो फिर अब बताओ इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होते हैं क्या? यस सर। अब इस वैकेंट डी ऑर्बिटल को ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा कि नहीं? तो ये पाई बॉन्ड बनाया कि नहीं? लेकिन इसमें इस लिगेंड का क्या रोल है? एक्सेप्ट करने का, तो वो क्या कहलाता है? पाई एक्सेप्टर। अब वीक क्यों? भैया इधर फ्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी बोलते हैं कि हम भी तो लोन पेयर रखे हुए हैं, तुमको मेटल से लेने की क्या जरूरत है, हम ही आपको प्रोवाइड कराते हैं, इधर से बैक बॉन्डिंग करते हैं। जैसे BF3 हो रहा था, BF3 में वैसे ही आपका PF3 में भी बैक बॉन्डिंग पाया जाता है। समझ आया? तो ये उतने अच्छे से पाई एक्सेप्ट नहीं कर पाते जितने अच्छे से CO, NO+, NO-, CN-, ये लिगेंड जो जितने अच्छे से आपका एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये भी आपका पाई एक्सेप्ट करते हैं। समझ आया क्या भाई? ये है आपका कॉन्सेप्ट। तो चलो आगे बढ़ता हूं मैं।
अगर बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी तो CO पाई बॉन्डिंग इंक्रीज होगी और CO बॉन्ड ऑर्डर जो है लेस देन 3 होगा। अरे समझ आ रहा है क्या? देखो सभी लिगेंड, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इन सभी में, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो इसको मैं ऐसे अरेंज किया हूँ कि बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी और बैक बॉन्डिंग जब डिक्रीज होगी तो CO CO का जो पाई बॉन्डिंग है वो इंक्रीज होगा। यहाँ पर कुछ तो दिक्कत है। अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ तो बैक बॉन्डिंग कैसे डिक्रीज? हाँ, बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। थोड़ा सा इसको आप कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वो कर लेना, ठीक है। बैक बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, इसमें तो कोई भी बैक बॉन्डिंग नहीं है, इसमें बैक बॉन्डिंग वीक है, इसमें बैक बॉन्डिंग जो है ज्यादा है। तो यहाँ पर बैक बॉन्डिंग तो यहाँ पर क्या होगी, इंक्रीज हो रही है। तो बताओ यहाँ पर CO का जो पाई बॉन्डिंग है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, सॉरी डिक्रीज हो जाएगा। एक सेकेंड नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा हम कंफ्यूज हो रहे हैं, गलत वे में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेटली मैं आपका जो इफेक्ट बता रहा हूँ इस कार्बोनिल पर बता रहा हूँ और मैं यहाँ पर जो नेक्स्ट दूसरा बार आपका अरेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ किसको कर रहा हूँ, इसको कर रहा हूँ। तो ध्यान देना, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, सॉरी हम लोग गलत डायरेक्शन में जा रहे थे। हम लोग इस लिगेंड को ध्यान दे रहे थे, बल्कि वो मेरा अभी कॉन्सेप्ट इस लिगेंड को ध्यान नहीं देने का था। हमको तो ये समझना है कि इस CO का हमको बात करना है। तो लेफ्ट टू राइट अगर मैं चलूंगा तो बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी। और क्यों बैक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी समझना मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा हूँ। ये पहला वाला बेचारा ओनली सिग्मा डोनर है, तो ये तो बैक बॉन्डिंग नहीं करता मेटल के साथ, तो पूरा का पूरा बैक बॉन्डिंग मेटल का किसके साथ होगा, ये जो कार्बोनिल लिखा हूं मैं उसके साथ होगा। समझ आया क्या? और देखो ये वाला, ये अगर ये लिगेंड इधर जुड़े हुए हैं और अलग से, तो इनमें अच्छा आपका क्या होता है बाई बैक बॉन्डिंग, तो कुछ बैक बॉन्डिंग इधर इन्वॉल्व हो जाएगा, तो इस CO में बैक बॉन्डिंग कम हो जाएगी कि नहीं? समझ आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो बैक बॉन्डिंग बाएं से दाएं डिक्रीज हुई तो CO की जो पाई बॉन्डिंग है वो इंक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इधर जो लिगेंड जुड़े थे और इस CO को छोड़ करके और जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो लिगेंड बिल्कुल भी बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहे, तो पूरा का पूरा बैक बॉन्डिंग मेटल का इसी का एक ही कार्बोनिल के साथ हो जाएगा। तो बैक बॉन्डिंग यहाँ पर ज्यादा तो पाई बॉन्डिंग कम। लेकिन जब इस CO को छोड़ करके और भी जो लिगेंड जुड़े हुए हैं वो भी आपका बैक बॉन्डिंग करते हैं, तो बेचारा ये मेटल जो है थोड़ा सा भूला भूला इधर फील करेगा, इधर भूल जाएगा कि मेरे को CO तरफ भी बैक बॉन्डिंग करना है। तो उस कंडीशन में इस CO की तरफ बैक बॉन्डिंग जो है जिसकी हम स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी निकालना चाह रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा बैक बॉन्डिंग। तो उस कंडीशन में पाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगा और पाई बॉन्डिंग बढ़ जाएगा तो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये जो लेफ्ट टू राइट जो आपका एरो है वो इफेक्ट इस कार्बोनिल पर बता रहा है इन लिगेंड्स का, अगर ये लिगेंड्स अगर यहाँ पर जुड़े होंगे तो ठीक है। लेकिन ध्यान क्या देना है, CO पाई बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है लेकिन 3 से कम ही होगी। क्यों? क्योंकि भैया बैक बॉन्डिंग तो थोड़ा ना थोड़ा तो करता ही है ये, तो बॉन्ड ऑर्डर तो 3 से कम होना है, लेकिन इनके रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। जैसे इसके लिए 2.5 है और इसके लिए क्या हो जाएगा वो 2.7, इसके लिए हो जाएगा वो 2.9। तो CO का जो पाई बॉन्डिंग है वो बढ़ा लेकिन अभी भी देखो 3 से कम है। समझ आया? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि यहीं से आपका वो पाई एसिडिटी का ऑर्डर पूछेगा। अरे वो जो ट्रांस इफेक्ट और दुनिया भर का जो आप पढ़ते हो ना,
वो कहीं ना कहीं यहीं से वो कॉन्सेप्ट बनता है। ये सब जो किसका पाई एक्सेप्टिंग पावर ज्यादा है, किसका पाई एक्सेप्टिंग पावर कम है, कौन बिल्कुल भी पाई एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है भाई, आगे बढ़ू। चलो क्वेश्चन करते हैं। ये लीजिए, यहां पर CO4, CO3, PF3, CO3, POPS3 और CO3, PME3। तो मैं यहां पर लिगेंड को वेरी कर दिया। अब बताओ यहां पर क्या होगा। वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, एक बार आप ट्राई करो क्या इफेक्ट पड़ेगा किसका। तो इसके लिए आपको कुछ पाई एसिडिटी का ऑर्डर वगैरह चाहिए। आप बोलेंगे कि सर किसमें पाई एसिडिटी का ऑर्डर ज्यादा होता है, किसकी पाई एसिडिटी का जो एबिलिटी है वो कम है, वो ज्यादा है, हमको उसको कंपेयर करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हम बता पाएंगे कि किसमें जो है आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी CO का ज्यादा होगा कि कम होगा। तो देखो, ऊपर से नीचे अगर आप आ रहे हो तो ये 2121, 2111, 2085, 2064, मतलब कार्बोनिल का स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी तो घट रहा है। तो ये घट कैसे रहा है? अरे समझ आया? तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? सर यहाँ पे भी सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर देखेंगे तो PF3 जो है वो स्ट्रॉन्ग जो है सिग्मा डोनर है, तो ये पाई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे जो CO की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ वो कम होती जाएगी धीरे धीरे नीचे, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर आपको एक पाई एसिडिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए और उसी को हमको फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में डिस्कस करना है। तो देखो फिर से कैसे क्वेश्चन आ गया। अच्छा, वो क्वेश्चन शायद पहले डल गया, उसको मैं दूसरे जगह डालना चाह रहा था, वो पहले से आपका हो गया स्लाइड। इस क्वेश्चन को देखो आप, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सिग्मा डोनर एबिलिटी। सिग्मा डोनर एबिलिटी किसमें ज्यादा हो? दैट इज लोन पेयर या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाने की किसमें ज्यादा अच्छी टेंडेंसी होगी किसी मेटल के साथ। पहले वाले में देखो NH3, PME3 और NET3। तो इसको अपन क्या करते हैं, PME3 को हटा के ना एक ही ऐसे रख लेते हैं NME3। अब बताओ सर अमोनिया का क्या होगा? सिग्मा डोनर एबिलिटी उसी की सबसे ज्यादा होगी। हाँ, तो आपके अकॉर्डिंग मतलब 1 2 3। अरे और कोई बताओ बताओ बताओ। 3 2 1 सर 3 2 1 3 2 3 2 1 कौन है भाई? 3 2 1 वाले कौन है? नाम बताओ तो थोड़ा सा। दे दें। मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर 3 2 1 में डिक्रीजिंग ऑर्डर 1 2 3 होगा। सर मैं भी हूँ। कौन सी वाली? 3 2 1 की 2 3 1? 3 2 1 3 2 1 3 then 2 then 1। हाँ भाई, थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे। आपका जो है 3 2 1 जितने भी लोग होंगे वो सही हैं, और ये 1 2 3 जो बोल रहे थे वो गलत। सेकंड बताओ तो फिर मैं कौन से बताऊंगा। कितने लोग सही बता पा रहे हैं सेकंड? अरे वेरिएशन किस में है देखो, फास्फोरस तो सभी में है, वेरिएशन किस में है देखो। अरे यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ मिथाइल, यहाँ एथाइल, यहाँ आइसोप्रोपाइल, तो जो भी इफेक्ट पड़ रहा होगा इसी का पड़ रहा होगा। क्या होगा?
4321 4 3 2 1। एग्री करते हैं सब? यस सर। बिल्कुल। और नेक्स्ट थर्ड। सर बट यहाँ पे मेरे को डाउट है। हाँ बताइए बताइए। कि ये जो आइसोप्रोपाइल, हाँ ये जो आइसोप्रोपाइल है सर, उसके बल्कि ग्रुप है, तो फिर वो थोड़ा इंटरफेयर नहीं करेगा इस चीज में? वो सब बात करूंगा ना मैं उससे ऊपर। तो आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर बल्कि नेचर देखेंगे सर, तो यहाँ पर इसकी डोनेशन पावर कम हो जाएगी। हाँ थोड़ी कम हो जानी चाहिए। ठीक है, क्राउडेड एरिया बढ़ जाता था। ठीक है ठीक है, आगे बताता हूँ मैं इसको। इसमें बताओ, इसमें भी 4321 आएगा। इसमें भी 4321 और लास्ट में 1 1 2 3 2 1 2 3 3। 1 2 3। बिल्कुल। तो देखो ये आपका सिग्मा डोनर एबिलिटी है। अब मैं बात करता हूं कि ये कैसे आया। देखो डोनर के लिए जरूरी क्या है, वो किसका डोनेशन करता है? ब्लड डोनेट तो नहीं करता। क्या क्या डोनेट करता है वो? इलेक्ट्रॉन पेयर। अब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ब्लड डोनेट करने के टाइम पे भी ये देखा जाता है कि तुम कितना उस कंडीशन के लिए अवेलेबल हो। आई मीन कि ऐसा तो नहीं कि आपके पास ही ब्लड की कमी है और आप ब्लड देने आ गए। ठीक है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन पेयर के जिसके पास अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा आसानी से देगा। तो अगर मैं हाइड्रोजन और मिथाइल और एथाइल की बात करूं तो नाइट्रोजन तो सभी में है, तो इनका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? तो इन तीनों में मैं इतना ही देख पा रहा हूं कि इसका जो है प्लस आई काम करता है, इसका प्लस आई जो है मिथाइल से ज्यादा होता है, और इसमें तो एकदम नहीं के बराबर प्लस आई। इनको तो अब बोल सकते हैं कि प्लस आई अगर बात करूं तो मेथाइल का प्लस आई और इथाइल के प्लस आई में इथाइल का प्लस आई काफी ज्यादा होता है। और प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन की तरफ आपका रिपेल करना। तो उस कंडीशन में पीछे से एथाइल जो है उसको बैकअप दे रहे हैं कि नहीं आप डोनेट करो, मैं तो हूं आपके साथ, इधर से आपको इलेक्ट्रॉन पेयर सॉरी इलेक्ट्रॉन का जो है डेंसिटी प्रोवाइड कराने के लिए। तो NET3 में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा होने के कारण इसका जो सिग्मा डोनर एबिलिटी हाई होती है, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। अब इनमें अगर बात करें तो एथाइल से ज्यादा आइसोप्रोपाइल का हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आइसोप्रोपाइल होता क्या है? अरे यही तो है आइसोप्रोपाइल, फास्फोरस से आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है, तीन तो जुड़ा रहेगा ऐसे। तो बताओ, ये बोलता है कि इधर से मैं प्लस आई दे रहा हूँ, इधर से मैं प्लस आई दे रहा हूँ, तो ये बोलता है कि भाई मेरे दोनों तरफ से प्लस आई देने वाले हैं, तो मैं तो आपको डबल प्लस आई दूंगा। समझ आया? तो इसका प्लस आई पावर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एथाइन। एथाइन बोलता हूँ, एथीन, और एथाइन से ज्यादा आपका कम होता है आपका मिथाइन। तो सबसे ज्यादा प्लस आई किसका काम कर रहा है? आइसोप्रोपाइल। तो 4 देन थर्ड देन 2 देन फर्स्ट। अब बात करते हैं PF3 PCl3 PPr3 और PI3। तो ये बोलता है फ्लोरीन, मैं तो खतरनाक वाला माइनस आई देता हूँ, तो ये बोलता है कि मैं थोड़ा कम आई देता हूँ। ब्रोमीन का माइनस आई उससे कम होता है, और आयोडीन का तो बहुत कम होता है एज कंपेयर टू अदर हैलाइड्स। तो बताओ, चलो भैया ठीक है प्लस आई नहीं दिए कोई, लेकिन
निगेटिव इफेक्ट जो कम डालेगा वो क्या पॉजिटिव से कम है? तो PI3 जो है इसमें सबसे कम माइनस आई इफेक्ट हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसकी सिग्मा डोनेशन पावर बाकी इन सब से क्या होगी? ज्यादा होगी। इसीलिए तो देखो 4 का सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन वाला, फिर क्लोरीन वाला, फिर आयोडीन वाला, 4 3 2 1। अरे समझ आ रहा है क्या सबको? तो करना कुछ नहीं है आपको। यस सर। यहां पर जब सिग्मा डोनेशन की बात आती है ना, तो आपको करना कुछ नहीं है, सभी फैक्टर को अपने थैले में डाल लेना और सिर्फ प्लस आई और माइनस आई कंपेयर करना जब आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी और पाई डोनर एबिलिटी पूछे। सॉरी, पाई एक्सेप्टर एबिलिटी और सिग्मा डोनर एबिलिटी अगर आपको पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या क्या चेक करना है? सिर्फ प्लस आई और माइनस आई पे, बाकी सबको क्राउडिंग, स्टेरिक हिंड्रेंस, रेजोनेंस, ये दुनिया भर की चीज आप नहीं कंपेयर करेंगे। क्या करना है? सिर्फ प्लस आई और माइनस आई। समझ आएगा? तो देखो भाई, आंसर आपको सबको मिल गया। देखिए यहाँ पर आपका, हाँ हाँ बोलिए बोलिए। सर वहाँ पे आपने PF3 को गुड सिग्मा डोनर बोला था, लेकिन ये तो सर नहीं है गुड सिग्मा डोनर। कौन? सर ये जो यहाँ पे जो PF3 है, हाँ ये PF3 है। उसको वहाँ पे आपने बोला था गुड सिग्मा डोनर बट वीक पाई एक्सेप्टर। हाँ हाँ PF3 को। हाँ हाँ बिल्कुल। सर तो लेकिन यहाँ पे तो वीक वीक सिग्मा डोनर है। अरे ये एक्चुअली, ये देखो, ये भी आपका क्या करता है, ये भी आपका सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर है, ये भी सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर है, यस ये भी सिग्मा डोनर प्लस पाई एक्सेप्टर है। समझे? अब अगर इन तीनों को कंपेयर करूं तो सिग्मा डोनर कौन ज्यादा अच्छा है? तो वो है ये वाला, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला। तो देखो सिग्मा डोनर प्लस वीक पाई एक्सेप्टर ये है। लेकिन अगर इन तीनों में हमको कंपेयर करना पड़े कि कौन कमजोर और कौन, अरे हर कमजोर आदमी किसी से शक्तिशाली तो होता ही है। अरे भैया मैं अगर दुबला पतला हूं तो क्या पूरे दुनिया में मेरे से ज्यादा दुबला पतला कोई नहीं है क्या? किसी से तो मोटा होऊंगा मैं। समझ आया? यस सर। नहीं सर मैं PF3 का बोल रही थी। सर मैंने हाँ PF3 का क्या बोल रहे थे आप? जो मैं जो वहाँ पे पूछी थी कि सर ये सिग्मा डोनर कैसे हुआ, क्योंकि ये तो इसके पास माइनस आई इफेक्ट है क्लोरीन के पास, तो ये तो सिग्मा डोनेट के लिए थोड़ा उसका एबिलिटी जो है वो कम है। तो ये सर ये सिग्मा डोनर में आ गई है। देखो ये आप PPS3 की अगर बात कर रहे थे तो इसमें माइनस आई किसका बोले आप? PCl3 वगैरह बोल रहे थे क्या? और वो PF3 वाला जो क्वेश्चन कर रहे थे उसको बोल रहे हो, है ना? यस सर। तो ये फास्फोरस और पिछला जो मैं बताया आपको, ये अपना काम कर गए, ये PF3 बना दिए, अपना काम कर गए। ठीक है, अब ये क्या करेगा? फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है, अब खींच ले जितना तेरा खींचना है इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन को। क्या करेगा? जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पोलराइजेबिलिटी आएगी और उतने पास पास तुम लोग आओगे। ये ले चल जा, पास हो गए। तो क्या मेरा लोन पेयर खा जाओगे? कहाँ करोगे मेरे लोन पेयर को? तो यानी मेटल के कंपेयर में बताना है कि अच्छा सिग्मा डोनर है। अरे नहीं, मेटल के कंपेयर में नहीं बताना है बाबा, एक मेरा प्रॉपर्टी है बोलना है ये लिगेंड। भाई लिगेंड हूं, मैं लिगेंड हूं,
तो मैं डिसाइड करूंगा ना कि मेरा प्रॉपर्टी क्या है। अरे मैं गरीब हूं तो दान करते रहूंगा, नहीं कर पाऊंगा। Yes, मैं sir. अमीर हूं तो मैं दान कर पाऊंगा मैं। तो ये तो तुम मेटर आके थोड़ी डिसाइड करेगा कोई कि मतलब कि तुम अमीर हो तुम गरीब हो। मैं बताऊंगा ना कि मेरे अंदर क्या गुजर रही है। तो फास्फोरस के पास लोन पेयर होता है, उस लोन पेयर के कारण ये जो है आपका जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ना कि क्लोरीन रहने के कारण इसका जो ये लोन पेयर का जो कोऑर्डिनेशन पावर है उसको कम कर देता है। हाँ, इसका ये इफेक्ट किसी की तुलना में इसको शक्तिशाली और कमजोर बना सकता है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी को तो नहीं खो सकता ना। Yes, sir. तो यहाँ पर ये जो PPS3 है इसको हम कंपेयर कर रहे हैं कि अगर PMME3 है और POME ट्राइस है तो उसके कंपेयर में तुम्हारा सिग्मा डोनेशन, मैं अभी पाई एक्सेप्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सिग्मा डोनेशन में तुम्हारा नंबर कहाँ पर आएगा। तो ये बोलता है कि PME3 में यहाँ पर प्लस आई काम कर रहा है, यहाँ पर माइनस आई काम कर रहा है। तो भैया प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सामने वाले से बेचारा पीछे से ये क्या कर रहा है, सामने वाले को इंकरेज कर रहा है कि तुम दो ना भाई इलेक्ट्रॉन पेयर, मैं तो हूं ना इधर आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोवाइड कराने के लिए। और ये बोलता है कि मैं तो माइनस है, तुम दो चाहे मत दो, तुम्हारा प्रॉपर्टी है, तुम लोन पेयर रखे हो तो तुम दे रहे हो, तुम जानो, लेकिन मेरा काम तो क्या है, मेरा भैया ऑक्सीजन हूं मैं तो खींच के रखूंगा ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये फास्फोरस बोलता है कि ठीक है ना, तुम्हारे साथ जो सिग्मा बॉन्डिंग किया है मैंने, 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, उसी को तो तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को खींचोगे, बाकी मेरे लोन पेयर को तुम क्या कर लोगे। समझ आया। Yes, sir. तो ये आपका कॉन्सेप्ट है। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये बताना चाह रहा था कि अगर आपको सिग्मा डोनर एबिलिटी, पाई एसिडिटी का ऑर्डर ये सब पूछे तो आपको कंपेयर कैसे करना है, सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट को आप अप्लाई कर देना। उस इंडक्टिव इफेक्ट को अगर आप अप्लाई करोगे तो आपको उसका जो है मोस्टली आपके ज्यादातर एग्जांपल्स में वो आपका जो काम जो करना है, आपको जो आपका काम था, इसको जो इस एबिलिटी जो आपको फाइंड आउट करना था उसको आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। समझ आया। हाँ, इतना तो आप भी जानते होंगे कि प्लस आई है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, माइनस आई है मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को सामने वाले को कम करेगा। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। देखो यहाँ पर इसका जो है अगर एरो यहाँ पर या प्लस आई काम कर रहा है, यहाँ पर प्लस आई काम कर रहा है, यहाँ भी प्लस आई काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो जेड के डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जी के डायरेक्शन में ग्रुप, कोई भी ग्रुप जुड़ा हो सकता है, तो यहाँ पर इसका माइनस आई काम कर रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा, प्लस आई दे रहा है मतलब ये लोन पेयर के कारण ये जो है मेटल के साथ बॉन्ड बनाता था, तो इधर से भी अगर इसको पॉजिटिव रिस्पांस मिले तो इसका एबिलिटी बढ़ेगा कि नहीं। लेकिन ये अपने लोन पेयर से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता तो है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, लेकिन इधर से उनको निगेटिव रिस्पांस मिल रहा है, मना कर रहे हैं इधर वाले लोग। अरे आप दान करना तो चाहते हैं लेकिन इधर घर वाले लोग आपको मना करते हैं कि नहीं, अरे मत दे, हम ही लोग तो, हम खुद गरीब हैं, दानी मत बन। तो उस कंडीशन में ये आप क्या बोलोगे, यहाँ पर सिग्मा डोनेटिंग पावर इंक्रीज हो रहा है, लेकिन जब माइनस इफेक्ट काम करता है तो सिग्मा डोनेटिंग पावर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ डोनेटिंग पावर है, इस कंडीशन में पावर ज्यादा है तो इस कंडीशन में पावर कम। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सिग्मा डोनर, अब वो कौन लोग हैं जो सिग्मा डोनर होते हैं, तो देखो भैया कहलाते तो सिग्मा डोनर है, और सिग्मा डोनर मतलब समझते हो कि नहीं, मेटल के साथ जो लिगेंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, अपना लोन पेयर देता है, तो उसको बोलते हैं सिग्मा डोनर। और ये सिग्मा डोनर कौन कौन होंगे, जब कोई लोन पेयर के थ्रू सिग्मा डोनर कहलाए, जब कोई अपने पाई बॉन्ड के थ्रू सिग्मा डोनर कहलाए, तो कोई अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू सिग्मा डोनर कहलाए।
तो इसके एग्जांपल्स क्या हैं? देखो भाई, अमोनिया, वाटर, ये सब एथिलीन डाइएमीन, नाइट्रोजन का लोन पेयर, CO कार्बोनिल, कार्बोनिल भी कार्बन के लोन पेयर। तो ये सभी ऐसे एग्जांपल्स हैं जो अपने लोन पेयर के कारण घमंड करते हैं, दैट इज अपने लोन पेयर को, मेटल को डोनेट करके सिग्मा डोनर कहलाते हैं। लेकिन ऐसे कौन हैं जो अपने पाई बॉन्ड को डोनेट करके क्या कहलाते हैं? सिग्मा डोनर। तो देखो भाई, एथाइलिन, एसिटाइलिन, बेंजीन, साइक्लोपेंटाडाइनिन, सियोटीरिन एक्सेट्रा, ये सभी आपके पाई बॉन्ड से सिग्मा डोनेशन में काम करते हैं। तो देखो, ये मेटल के साथ ही अपने पाई बॉन्ड को देखो यहाँ पर शेयर कर रहा है, तो ये पाई बॉन्ड को शेयर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये पाई डोनर हो गया, ये अपने पाई क्लाउड को इन्वॉल्व कर रहा है मेटल के साथ कोऑर्डिनेट करने में, दैट इज सिग्मा बॉन्ड बनाया ये, जिसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आप क्या कंसीडर करते हैं? सिग्मा बॉन्ड ही तो करते हैं। हाँ, बैक बॉन्डिंग को आप क्या करते हैं? पाई बॉन्ड कंसीडर करते हैं। समझ आया क्या? अरे साइक्लोपेंटाडाइनिल रिंग ऐसे ही होता है क्या? ये लो, और यहां से ऐसे मेटल जुड़ा रहता है। अब बोलता है तो पाई बॉन्ड बोलते हो क्या कोई? ऐसे मेटल से जुड़ा तो भैया पाई बॉन्ड नहीं होता, वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनाया रहता है वो। लेकिन बेचारा उस पाई सिग्मा बॉन्डिंग के लिए किसको इन्वॉल्व किया है? ये C5 जो आपका 6 इलेक्ट्रॉन जो डीलोकलाइज होते रहते हैं, उनको इन्वॉल्व करके ये मेटल के साथ सिग्मा डोनर का काम करता है। तो ये वो लिगेंड है जो अपने पाई बॉन्ड के थ्रू सिग्मा डोनर का काम करते हैं। और कौन है वो लोग? गरीब, जो अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन से ही सिग्मा डोनर का काम करते हैं। देख लो भैया, H2, एक तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और देख लो इसको, इस 2 इलेक्ट्रॉन से जो कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा बॉन्डिंग बनाया था ये, अगर इसको तोड़ दूं ना, ये H बाहर, ये H बाहर, लेकिन इस सिग्मा इलेक्ट्रॉन के थ्रू भी ये मेटल के साथ जुड़ रहे हैं, तो इसको बोलते हैं अपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन से सिग्मा डोनर का काम करना। अरे क्लियर है? तो ये है आपके कुछ एग्जांपल्स सिग्मा डोनर डिफरेंट टाइप के, जब लोन पेयर को यूज करें सिग्मा डोनेशन में, जब पाई बॉन्ड को यूज करें, और जब सिग्मा इलेक्ट्रॉन को यूज करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। द रिलेटिव सिग्मा डोनेटिंग एबिलिटी, अब इनमें अगर कंपेयर करूं तो कौन जो है ज्यादा अच्छे से सिग्मा डोनेट कर सकता है? ऑब्वियसली लोन पेयर जो है आपका क्या होता है? मोनोसेंट्रिक। अगर बात करो नाइट्रोजन से कंट्रोल होगा, लेकिन यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन पॉलीसेंट्रिक है, तो यहाँ पर कंट्रोल ज्यादा है, तो अवेलेबिलिटी जो लोन पेयर की होती है वो ज्यादा होती है डोनेशन के लिए। तो सिग्मा डोनर एबिलिटी लोन पेयर वाले की ज्यादा होती है पाई बॉन्ड से, पाई बॉन्ड की तुलना में, और पाई बॉन्ड की तुलना आपका जो पाई बॉन्ड की ज्यादा होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की तुलना में। समझ आया भाई? आगे बढ़ूं। अब बात करते हैं द रिलेटिव पाई एसिडिटी ऑर्डर, और ये ऑर्डर क्या होता है? ये लीजिए, आप जानते होंगे इस ऑर्डर को, सिंपली सब बच्चे पढ़ के आते हैं, मास्टर तक पहुंच गए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि और इस ऑर्डर को बिना पढ़े आप पहुंच गए होंगे। अरे ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिग्मा डोनर की एबिलिटी नहीं बता रहा हूँ, मैं पाई एसिडिटी ऑर्डर बता रहा हूँ कि देने की बात बहुत हो गई, अब बैक बॉन्डिंग करने की किसमें ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। तो ये आपका ऑर्डर है, NO प्लस के पास ज्यादा, फिर CO, Cl माइनस, Cl3, फिर Cl3। क्लियर है भाई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पाई एसिडिटी। चलो अरेंज करो। बताओ भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, थर्ड, सेकंड वन।
अरे क्या होगा, आज का लेक्चर बहुत लंबा जा रहा है, जल्दी करो। हाँ भाई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यही होगा क्या? क्यों? क्योंकि इसमें प्लस आई क्या है, ज्यादा है, इसमें उससे कम है, और इसमें उससे और कम है, और इसमें बहुत कम है। तो बताओ, प्लस आई ज्यादा होता है तो सिग्मा डोनर पावर ज्यादा होता है। लेकिन अगर एसिडिटी की बात करें तो अगर पाई एसिडिटी में अगर हम प्लस आई और माइनस आई देखने की बात करते हैं, हम पिछले स्लाइड में बोला था कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट को कंपेयर करना है, तो उस कंडीशन में तो आपका क्या करना है, माइनस आई ज्यादा होता है उसका पाई एसिडिटी ज्यादा होता है, तो प्लस आई जिसका ज्यादा है उससे कम होगा। तो देखो फोर्थ वाले का सबसे कम। वैसे ही देखिए यहाँ पर फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो यहाँ पर चेंज क्या है, देखिए कुछ चेंज नहीं है। यहाँ पर फ्लोरीन है, इसमें फ्लोरीन है, और इसमें ब्रोमीन है। तो फ्लोरीन का माइनस आई ज्यादा होता है क्या? क्लोरीन का उससे कम होता है, और ब्रोमीन का उससे बहुत कम होता है। तो जिसका ज्यादा माइनस आई उसकी पाई एसिडिटी, इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो इसमें भी आपका आंसर क्या होगा, 1, 2 and 3। देखिए नोट, check only inductive effect plus I minus I of group G to compare sigma donating power and pi acidity order। तो सिग्मा डोनेटिंग पावर और अगर पाई एसिडिटी ऑर्डर आपको कंपेयर करना पड़े, और ऑब्वियसली करना पड़ेगा जब आपको सीओ स्ट्रेचिंग, बॉन्ड ऑर्डर, बैक बॉन्डिंग, ये सभी चीज पूछेगा, तो यही सब कॉन्सेप्ट्स आएंगे। अच्छी बात क्या है कि सिग्मा डोनर एबिलिटी की जब बात करें तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। जितना ज्यादा प्लस आई उतना ज्यादा उसका डोनर एबिलिटी, जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा उसकी, उतना ही कम सिग्मा डोनर एबिलिटी। उल्टा इफेक्ट है ना। वही अगर जस्ट उल्टा हो जाएगा, पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड में इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। जितना ज्यादा माइनस आई उतना ज्यादा पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड, और जितना ज्यादा प्लस आई उतना ही कम पाई एसिडिटी ऑफ लिगेंड। तो ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये कोई मत बोल देना कि सर इसका सिग्मा डोनेशन पावर ज्यादा है तो क्या ये वीक पाई एसिडी हो सकता है। तो मैं ऐसा कंपेयर नहीं कर रहा हूँ भाई कि सीओ जो है आपका, सीओ प्लस जो है, सीओ जो है अच्छा पाई एसिडी शो करता है तो ये वीक बेसिक मतलब वीक सिग्मा डोनर होगा, नहीं। हम दो अलग अलग लिगेंड का सिग्मा डोनर एबिलिटी को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। हम दो अलग अलग चीज की पाई एसिडी के कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। हम ये भी बोल रहे हैं कि एक ही के स्पाइस डोनर एबिलिटी और एक ही के सिग्मा डोनर एबिलिटी और पाई एसिडिटी को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ। सो फाइनली ये लेक्चर आपका खत्म होता है यहीं पर। किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर योर काइंड अटेंशन। किसी को डाउट है भाई, पूछ लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के रखा कीजिए, फिर पूछा कीजिए।